2020 में मतलब जब मैंने 11th में ज्वाइन किया था उसके बाद कोविड आ गया था। तो फिर कोविड के टाइम तो मैं यहीं पे थी घर पे, बट 8th में मैंने डिसाइड कर लिया था कि मेरे को मेडिकल ही लेनी है। उसके मतलब ज्यादा इजी मेरे को फिजिक्स लगती थी। 12th में मुझे रियलाइज हुआ कि एनसीईआरटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें मुझे दिक्कत आई, मेरे को बार बार नोटबुक खोल के देखनी पड़ती थी कि ये वाली मतलब पेरेंट्स तुम्हें बुक लेके बिठा देंगे तो तुम बैठ तो जाओगे बट फिर पढ़ाई नहीं हो पाएगी। रील्स जो आजकल सबसे ज्यादा चल रही है इंस्टाग्राम पे, तो उन आपने भी क्या 11th और क्लास 12th में इन चीजों को फॉलो किया या फिर इनसे दूरी बनाई? फिर ऐसे क्लास वगैरह बंक करने लग जाते हैं। उसके ने क्या तो हमारा बच्चा भी करे। रात को मुझे थोड़ी नींद नहीं आ रही थी, फिर मम्मी ने बोला कि आराम से सोचा अच्छा ही होगा। फिर नहीं लग रहा था, बट एग्जाम इस बार थोड़ा लेंथी आया था। सो हे एवरीवन, वेलकम टू शकुंतलाज लर्निंग। सो गाइज, आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट है, तनिष्का यादव। नीट में ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल किया है, आप सभी इनके बारे में जानते होंगे। सो तनिष्का, वेलकम टू शकुंतलाज। थैंक यू सर। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे, कहाँ से इन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी और उसके बाद इनको AIR 1 मिला। तो तनिष्का, मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूंगा। आपने अपनी स्कूलिंग की है यदुवंशी से। क्लास 9th में थे या फिर उससे पहले भी पूरी स्कूलिंग आपकी यदुवंशी से हुई है? तो फर्स्ट में तो मैं MMJSC में थी, जो वहाँ पे नसीबपुर वाले हैं, माता हाँ, माता मरियम में। मरियम। ओके। उसके बाद सेकंड से 10th तक मैं यदुवंशी में थी। ओके। और फिर 11th 12th में कोचिंग और स्कूलिंग दोनों कोटा से थी, DPS से और। ठीक है। तो आपकी आई थिंक 2020 में हुई थी आपकी क्लास 12th। हाँ, तो आई 10th। थिंक उस टाइम पर आपका कोविड पीरियड था पूरा, हाँ 2020 में। कोविड। तो उसके बीच में ही आप कोटा शिफ्ट कर गए थे या फिर आपने ऑनलाइन वगैरह स्टार्ट किया अपना? वो 2020 में मतलब जब मैंने 11th में ज्वाइन किया था उसके बाद कोविड आ गया था। हम्म। तो फिर कोविड के टाइम तो मैं यहीं पे थी, घर पे ही थी। उसके Okay. बाद फिर फेब के आसपास मैं उधर कोटा गई थी। फिर फेब मार्च अप्रैल वहां पे थी। उसके बाद फिर से लॉकडाउन आ गया था। फिर सितंबर में वापस गई थी कोटा 2021 में। और फिर 2020 जुलाई तक वहीं पे थी। ओके। तो आपने मतलब सितंबर 2021 तक आपने पूरा ऑनलाइन स्टडी किया है? नहीं, पूरा नहीं, बीच में 3 महीने ऑफलाइन था, बाकी पूरा ऑनलाइन था। ओके। तो ऑनलाइन स्टडी भी किया आपने और ऑफलाइन भी पढ़ाई की, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस आपको लगा कि भाई ऑफलाइन में मेरे को ज़्यादा अच्छे से पढ़ने में मज़े आते हैं या फिर चीज़ें समझ में आ रही है, ऑनलाइन में कुछ डिस्ट्रैक्शंस हैं, आप स्मार्टफोन के साथ एक साथ चिपक के नहीं बैठ सकते 2-2.5 घंटे? ऑफलाइन में मतलब इतना डिफरेंस नहीं था, बस ऐसा था कि टीचर से फेस टू फेस इंटरेक्शन हो जाते हैं। उसके बाद आसपास जो क्लास के बच्चे हैं वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग कैसे पढ़ रहे हैं, ये सब समझ आता है। बाकी तो लगभग सेम ही था, क्योंकि क्लासेस भी लाइव होती थी, तो फिर इतना डिफरेंस नहीं लगता। ओके। ठीक है। तो आपने जैसे क्लास 10 तक यदुवंशी से किया, तो आपने यदुवंशी में आप किस टाइप के स्टूडेंट थे? देखो मतलब कि मिडल वाले या फिर बिल्कुल नहीं पढ़ते थे, या बिल्कुल टॉपर की तरह रहते थे वहाँ पे? मैं टॉपर ही थी 10th तक में। ओके। तो आई थिंक आपने NTSC भी क्वालिफाई किया है ना? स्टेज 1 में मेरी स्टेट रैंक 1 थी। ओके, ग्रेट। तो आपने क्लास नीट के बारे में कब सोचा? आपने क्लास 9th में सोच लिया था, उससे पहले सोच लिया था, फिर क्लास 11th में आपने सोचा कि अब नीट करते हैं? नीट के बारे में मतलब शुरू से 8 7 मतलब इतना भी नहीं था, बट 8 में मैंने डिसाइड कर लिया था कि मेरे को मेडिकल ही लेनी है। उसके बाद फिर 9 10th में उस पर काम किया। फिर 11 12th में मतलब बिल्कुल नीट पे फोकस्ड होके मैंने पढ़ाई की। ओके। आपके बेसिक्स कैसे थे? मीन्स आपने। बेसिक्स बेसिक्स तो काफी स्ट्रांग थे, क्योंकि एनटीएससी के टाइम पे स्कूल में मतलब 11 12th का काफी क्वेश्चन करवा देते हैं ना। ओके, हाँ। तो, इस, तो ये एक एडवांटेज था मेरे लिए। चलो ठीक है। आपने क्लास 11 से फिर प्रिपेयर करना स्टार्ट किया, तब आपने कुछ अपना इनिशियल टारगेट रखा था कि यस मेरे को 720 में से इतने मार्क्स स्कोर करने, इतना रैंक मेरे को लेना है? ऐसा सच आपने कोई अपना टारगेट रखा था? नहीं, ऐसा रैंक का तो नहीं सोचा था, बट मेरा ऐसा था कि बस मतलब मुझे कोशिश करनी है कि मुझे एम्स मिल जाए, एम्स दिल्ली। ओके। तो आपने क्लास 11 से प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दिया। एंड तो जो जितने भी मेडिकल के एस्पिरेंट्स होते हैं उनको सबसे ज़्यादा डिफिकल्टी आती है फिजिक्स में। तो आपने फिजिक्स को कैसे मैनेज किया और कैसे उसकी पढ़ाई करी? मतलब NCERT से पढ़ा, मॉड्यूल से पढ़ा, कैसे क्वेश्चंस लगाए? कभी कभी कहता है कि फिजिक्स के क्वेश्चंस आपसे नहीं लग रहे, तो उनको आपने कैसे मैनेज किया? मेरे साथ उल्टा था, मुझे फिजिक्स में दिक्कत नहीं आती थी। मेरे लिए फिजिक्स मतलब ज्यादा इजी मेरे को फिजिक्स लगती थी। Okay. उसमें मैं टाइम कम देती थी, मुझे बायो थोड़ी टफ लगती थी। फिर 11 12th में मतलब टीचर्स वहाँ पे
मतलब इतने अच्छे थे कि तीनों सब्जेक्ट मेरे लिए बराबर पे आ गए थे कि मुझे ज्यादा दिक्कत नहीं होती थी। और बाकी मैं बात करूँ फिजिक्स के लिए, तो फिर फिजिक्स में बेसिकली नीट में तो थ्योरी वाला पार्ट काफी कम आता है, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। बिल्कुल। तो फिर आप कोई भी ऐसे मॉड्यूल वगैरह किसी भी कोचिंग का लो और उसको कर लो। और फिर एनसीईआरटी की बात करूँ तो एनसीईआरटी, उसमें अगर आपको सिर्फ सिलेक्शन चाहिए तो एनसीईआरटी जरूरी नहीं है, उसमें आपको रैंक चाहिए तो फिर एनसीईआरटी मैंने पढ़ी थी, मैंने 2-3 बार पूरी एनसीईआरटी 11th-12th की पढ़ी थी। ओके। बाकी अगर आप सिर्फ सिलेक्शन के लिए पढ़ रहे हो तो फिर मेरे हिसाब से एनसीईआरटी की इतनी इम्पोर्टेंस नहीं है। फिजिक्स के लिए। हाँ। ओके। तो आपका जो सबसे वीक सब्जेक्ट कौन सा था और सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा था? आई थिंक स्ट्रॉन्ग फिजिक्स था या केमिस्ट्री था? स्ट्रॉन्ग सच तो नहीं था इतना, मतलब वीकेस्ट जिसमें मुझे सबसे ज्यादा दिक्कत आती थी वो थी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक। और स्ट्रॉन्गर साइड पे थे फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री, मेरी काफी, मतलब मुझे जितना लगता है वो मेरी काफी अच्छी थी, क्योंकि उनमें मुझे इंटरेस्ट थोड़ा ज्यादा आता था बाकी सब्जेक्ट से। ओके। तो आपने इनऑर्गेनिक के लिए कैसे काम किया और उसमें क्या आपको प्रॉब्लम्स आती थी? इनऑर्गेनिक में दिक्कत मतलब मुझसे ही शुरू हुई थी, क्योंकि सर ने नोट्स करवा दिए, मैंने सिर्फ नोट्स पढ़ लिए, फिर ओके। मैंने उसमें चार्टें बिल्कुल छोड़ दी थी। ओके। बट ट्वेल्थ में मुझे रियलाइज हुआ कि एनसीईआरटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो फिर क्योंकि क्वेश्चंस मतलब मेंस वगैरह कोई भी पेपर देखेंगे तो उसमें से ज्यादा आया। फिर वो इनऑर्गेनिक की एनसीईआरटी मैंने सबसे ज्यादा बार पढ़ी थी उसमें, क्योंकि चैप्टर्स भी काफी कम है, तो उसके ओके। डेटा वगैरह मैंने लास्ट तक पूरे बिल्कुल अच्छे से याद कर लिए थे। ओके। तो आप अप्रोक्सीमेटली कितना टाइम पढ़ते थे? मतलब डेली का आपका क्या शेड्यूल रहता था? कितने आवर्स की आप सिटिंग देते थे? कोचिंग 6-6.5 घंटे की होती थी, उसके हम्म। बाद मैं 5 घंटे पढ़ती थी। बट लास्ट के जैसे 6 महीने थे जब कोर्स पूरा कंप्लीट हो गया था, तो मैं 10-12 घंटे सेल्फ स्टडी करती थी। ओके, 10 to 12 आवर्स आप सेल्फ स्टडी करते थे। ओके। तो मेरे को एक थोड़ा सा इसको ब्रेक करके बता सकते हैं शेड्यूल? जैसे कुछ स्टूडेंट्स होते हैं कि भाई हमको इसके बारे में जानना है कि वो 2 घंटे के बाद कितना ब्रेक देते थे, क्योंकि आप 10 to 12 आवर्स बिल्कुल पूरी एक फ्लो में नहीं पढ़ सकते। तो वो थोड़ा ब्रेकअप करके बता सकते हैं कि आप कैसे आप उनको मैनेज करें? ऐसे जैसे मतलब मैं सुबह उठती थी, फिर ब्रेकफास्ट का मतलब मन होता था तो कर लेती थी, वरना कई बार मैं स्किप भी कर देती थी। ओके। बाद में ऐसे मतलब मुझे एग्जैक्टली exactly तो याद नहीं है, बट मैं हम्म। ऐसे करती थी कि मैं 1-2 घंटे पढ़ी, उसके बाद मैंने 10 मिनट के आसपास का ब्रेक ले लिया। ओके। या फिर अगर ज्यादा लंबी सीटिंग हो जाती थी तो उसके बाद मैं घर पे मतलब घर पे मम्मी पापा से या मेरी बहन से बात कर लेती थी। ओके। और ऐसा मतलब टाइम टेबल भी फिक्स नहीं था मेरा, बट ऐसा था कि लास्ट में आके मैंने वो डिसाइड कर लिए थे कि फिजिक्स के मैं सुबह डिसाइड कर लेती थी कि आज मैं इतने चैप्टर्स कर लूंगी, केमिस्ट्री के भी ये सब कर लूंगी, बायो की ये सब कर लूंगी, और इतना प्रैक्टिस पेपर मैं कर लूंगी, तो ऐसे पढ़ती थी मैंने, वैसे घंटे के हिसाब से नहीं बनाया था शेड्यूल। ओके। तो मतलब कि आप बिल्कुल एक फ्लो में पढ़ते थे, आपने ऐसा कुछ प्री डिसाइडेड नहीं रखते थे कि हाँ मेरे को इस टाइम पे ये पढ़ना है, बस ये था कि आप एक टू डू लिस्ट बना लेते थे कि मेरे को ये टॉपिक सभी करने हैं। ओके। बहुत बढ़िया। तो जितने भी व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, सेशन को देख रहे हैं, तो आप भी एक अपनी स्ट्रेटेजी बनाएं। किसी और की कॉपी आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप अपनी एक खुद के लिए जो आपका भी पैटर्न है पढ़ने का, कि आप किस तरीके से पढ़ते हैं, आपका पोटेंशियल कितना है, उसके अकॉर्डिंगली एक अपनी खुद की स्ट्रेटेजी बनाएं कि आपको किस तरीके से पढ़ना है, किस तरीके से आपको पढ़ना अच्छा लगता है। आप दूसरों की कॉपी करने जाएंगे तो उसमें आप अपने आप को अकोमोडेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है। तो आप मेरे को ये बताओ कि आपने जैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बताया मेरे को, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जैसे रिएक्शंस वगैरह रहती थी, कंपाउंड वगैरह जो भी था, तो उनको आपने कैसे याद किया? मतलब कैसे आप उनको पढ़ते थे? ऑर्गेनिक मतलब ऐसे हम पूरे में वाइड देखें ऐसे तो हम्म। ऑर्गेनिक काफी कॉन्सेप्चुअल है, मतलब थोड़ा सब्जेक्ट उसमें ज्यादा कॉन्सेप्ट्स इंटरलिंक होते हैं। हम्म। बट अगर नीट की बात करूँ तो नीट में ऐसे मैकेनिज्म बेस्ड वगैरह क्वेश्चंस काफी कम आते हैं। नीट में वही सब क्वेश्चंस है, वो बार बार रिपीट कर देते हैं, मतलब 1-2 साल तो पेपर थोड़े टफ आए थे, बट बाकी साल तो ऐसा ही होता है कि एनसीईआरटी वाली रिएक्शंस पे ज्यादा फोकस करते हैं वो। तो ओके। एनसीईआरटी ऑर्गेनिक के लिए तो मस्ट है, आपको वो अच्छे से करनी पड़ेगी, उसमें जो रिएक्शंस दे रखे हैं उन पे ज्यादा फोकस करना है। और बाकी मैं बात करूं, मेरी बात करूं तो हमें सर ने जैसे काफी सारे सीक्वेंस रिएक्शंस वगैरह दे दिए थे, तो हम्म। उनको मैंने मतलब शुरू के जो 3-4 असाइनमेंट थे उसमें मुझे दिक्कत आई, मेरे को बार बार नोटबुक खोल के देखनी पड़ती थी कि ये वाली रिएक्शन क्या थी। उसके बाद तो एक स्टेज आएगी तब वो क्वेश्चन आपको लगेगा कि रिपीट होने शुरू हो गए, तो वो क्वेश्चंस बार बार आते जाएंगे और आपसे आराम से बन जाएंगे। ओके।
तो कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे आप कोई लेक्चर आपका मिस हो गया, बैकलॉग लग गया, आपने वो चीज समझ में नहीं आई, आप आगे टीचर है कि अपनी फ्लो में चल रहा है, तो कभी कभी बैकलॉग आपके लग जाते होंगे, कभी बैकलॉग हुआ है आपका सब्जेक्ट्स में? ट्वेल्थ में तो नहीं हुआ था, ट्वेल्थ में तो मेरा रेगुलरली मतलब बिल्कुल स्मूथली हो हम्म। गया था। बट इलेवेंथ में मेरे कुछ चैप्टर्स वीक रह गए थे, तो फिर ट्वेल्थ में मुझे जब टाइम मिलता था, शाम को मैं फ्री होती थी, तब मैंने वो चैप्टर्स भी कवर कर लिए थे। ओके, तो 11th के चैप्टर आपने 12th के साथ कवर किए थे अपने बैकलॉग्स में? उसमें वहां पे क्या था कि उन्होंने ट्वेल्थ पे मतलब ट्वेल्थ तो शुरू कर रखी थी, साथ में इलेवेंथ भी दोबारा से करवाई थी ट्वेल्थ के बाद पूरी। ओके। और ठीक। बाकी अपना शेड्यूल बना रखा था, तो फिर मैं कवर कर लेती थी कि कुछ कुछ चैप्टर जो मुझे लगता था कि मैं भूलती जा रही हूँ वो सब। ठीक है। आपने फिजिक्स के बारे में बताया, केमिस्ट्री के बारे में बताया, अभी आप बायोलॉजी के बारे में बताओ। आपने बताया कि आपको बायोलॉजी में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती थी फिजिक्स के कंपैरिजन में, तो बायोलॉजी को आपने कैसे पढ़ाई की और उसको कौन कौन सी बुक्स को प्रेफर किया और आप किस तरीके से उसको पढ़ते थे? बायो में दिक्कत इसलिए होती थी क्योंकि मैं कुछ ज्यादा एक बार में इकट्ठा पढ़ लेती थी, टीचर्स ने नहीं पढ़ाया होता था, फिर मैं पढ़ लेती थी, तो फिर मुझे लगता था ये मेरे को याद नहीं हुआ। बाकी फिर इलेवेंथ ट्वेल्थ में क्या था कि टीचर पढ़ाते थे, तो मैं उसी मतलब 80% के आसपास क्लास में आराम से याद हो जाते हैं। ठीक बाकी है। जो 20% है वो तुम घर पे आके जो सर ने करवाया है वो सब पढ़ोगे तो याद हो जाएगा वो। और बाकी बायो में मैं बुक्स की बात करूँ तो मेनली तो एनसीईआरटी ही आएगी उसमें। बाकी मैंने कोचिंग के मॉड्यूल भी पढ़े थे, बट लास्ट में मैंने वो जैसे मतलब काफी आ, हाँ, लास्ट में मैंने कोचिंग के मॉड्यूल थे वो मतलब पढ़ने कम कर दिए थे। मुझे एनसीईआरटी में देख के जो मॉड्यूल के पॉइंट्स वगैरह याद आते थे, मैं वो ऐसे एक्टिव रिकॉल कर लेती थी। ओके। कि बात तो आप एनसीईआरटी ही करोगे तो भी आपके मतलब लास्ट में बस 2-3 क्वेश्चन जो रैंक डिसाइडिंग होंगे वही सब अटकेंगे। बाकी तो एनसीईआरटी से ही आएगी बायो तो। ठीक है। तो देखो, नीट का जो एग्जाम है, जेई मेंस का एग्जाम है, एडवांस का एग्जाम है, इसमें सबसे जरूरी होती है कंसिस्टेंसी, और आप डेली उन चीजों को प्रैक्टिस कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है। तो आपने अपनी कंसिस्टेंसी को कैसे मेंटेन किया? कंसिस्टेंसी की मैं बात करूँ तो फिर ऐसा नहीं है कि तुम एक दिन 15 घंटे पढ़ लोगे, फिर 2 दिन बिल्कुल नहीं पढ़ोगे, तो जो 2 दिन एक दिन पढ़ा था वो भी सब भूल जाओगे। तो इससे अच्छा है कि रोज 5 से 6 घंटे आराम से पढ़ो, और जब पढ़ो तो सिर्फ पढ़ो। ओके। और पढ़ने का मोटिवेशन है वो तो तुम्हारे खुद के अंदर से आएगा। मतलब पेरेंट्स तुम्हें बुक लेके बिठा देंगे तो तुम बैठ तो जाओगे, बट फिर पढ़ाई नहीं हो पाएगी। पढ़ाई नहीं हो पाएगी, बिल्कुल। आप सोशल मीडिया से कितना अटैच थे, कितना दूर थे? और रील्स जो आजकल सबसे ज्यादा चल रही है इंस्टाग्राम पे, तो उनको लेकर के आप मतलब आपने भी क्या 11th और क्लास 12th में इन चीजों को फॉलो किया या फिर इनसे दूरी बनाई? सोशल मीडिया मतलब मेरा अकाउंट नहीं था, मेरा सिर्फ व्हाट्सएप था और टेलीग्राम था, क्योंकि Okay. वो दोस्तों से बात करने में और टीचर्स वगैरह से डाउट पूछने के काम आता था। बाकी कुछ लोग यूज करते हैं। बाकी जब मतलब मैं बात करूँ तो जैसे सोशल मीडिया की, तो फिर वो जब इस लेवल तक यूज हो रहा है कि तुम बस उसको एंटरटेनमेंट के लिए यूज कर रहे हो, तब तक ठीक है। मतलब तुम पढ़ रहे हो, फिर तुम्हें ब्रेक लेना है, तब तुम यूज कर सकते हो। बट जब वो चीज एक डिस्ट्रैक्शन बन जाती है, तुम्हारी प्रायोरिटीज चेंज हो जाती है, तब वो दिक्कत बनाती है आगे जाके। मैंने तो अवॉइड ही किया था, बट अगर ठीक है, अगर तुम एंटरटेनमेंट के लिए थोड़ी बहुत देर यूज कर रहे हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। ओके। आप कोटा में रहे हैं 1 डेढ़ साल, हाँ, कुछ अपना टाइम आपने अपने घर पे भी बिताया ऑनलाइन स्टडी के थ्रू, तो कोटा के इन्वायरमेंट के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? एनवायरनमेंट का मतलब मुझे एज सच तो नहीं पता, क्योंकि मैं बाहर नहीं निकलती थी। हाल चाल। मतलब मैं बाकी मैं क्लास की बात करूँ तो क्लास में तो काफी अच्छा था कि बाकी बच्चे मतलब वो कुछ अच्छी चीज कर रहे होते थे, तो मेरा भी मन करता था कि ये लोग कर रहे हैं तो फिर इनके मार्क्स और ज्यादा आ जाएंगे, तो मुझे थोड़ा और ज्यादा पढ़ना चाहिए। और जैसे क्लास में भी वो लोग ब्रेक वगैरह में भी सिर्फ पढ़ाई की बातें करते रहते थे। तो और जैसे वो एनसीईआरटी और मॉड्यूल मतलब वो बच्चे काफी पहले से थे जो मेरे बैच के थे, वो तो 8-9 से वहीं पे थे बच्चे। तो फिर मैंने उनसे ये चीज सीखी कि एनसीईआरटी और मॉड्यूल ज्यादा जरूरी है, तो फिर मेरी तो हेल्प हुई उन लोगों से। ओके। तो इसमें मतलब कि आपको वहाँ पे कंपटीशन देखने को मिला कि बाकी स्टूडेंट्स कर रहे हैं, तो वहां से आप अपने आप को मतलब कि हाँ भाई ये भी कर रहा है, मैं भी कर रहा हूँ, तो इससे आप अपने आप ग्रो करना स्टार्ट करोगे। तो अभी आपने टेस्ट सीरीज के बारे में बताओ कि आपने टेस्ट वगैरह कितने दिए और कि कौन कौन सी टेस्ट सीरीज फॉलो की? टेस्ट सीरीज में मतलब जो कोचिंग वाले होते थे, एलएन वाले, वो तो मैं रेगुलरली देती थी। ओके। बाकी
मैंने दूसरे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के भी दिए थे। मतलब लास्ट में तो ऐसा हो गया था, मैं दिन के 2-3 पेपर करती थी लास्ट के मतलब 15-20 दिन में, तो ओके, 2-3 पेपर। ठीक है। तो टेस्ट सीरीज में कभी कभी ऐसा होता है कि आपके मार्क्स ज्यादा आ जाएंगे, कभी कम आ जाएंगे, फ्लक्चुएट करता रहता था। तो आपका मैक्सिमम स्कोर कितना गया था और मिनिमम कितना गया था? हम तो 720 गया था। ओके, और मिनिमम 12th क्लास में तो शायद एक बार 680 गया था। 680 गया था मिनिमम आपका? 11th में तो मेरे मार्क्स थोड़े कम आ भी जाते थे। 11th में एक बार शायद मेरे 625 भी आए थे, ओके। क्योंकि उस मैं नीट पे ज्यादा फोकस नहीं करती थी। मैं जैसे ये ओलंपियाड वगैरह इन सब की भी तैयारी करती थी, तो हम्म। फिर वो नीट वाला उसके चक्कर में छोड़ देती थी। बट फिर 12th में चीज हो गई थी कि मैं सिर्फ नीट पे मतलब मैंने ज्यादा फोकस किया, तो फिर मार्क्स अपने आप इंप्रूव हो गए। ओके, जैसे कभी मार्क्स कम आए तो हम डिमोटिवेटेड फील करते हैं कि हाँ। यार कम मार्क्स आ गए। और आपके केस में यदि आपके ज्यादा आ रहे हैं, 720 आउट ऑफ 720 आ गए, तो आप कभी ओवर कॉन्फिडेंस आया आपके में लो कि यार इतने मार्क्स आ गए, अपना तो हो जाएगा, अब चिल करते हैं? नहीं मतलब ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं आया, बट एक डर लगता था कि मतलब मेरे अभी ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं तो एक्सपेक्टेशंस हैं लोगों को। ओके। फिर गलती से कम आ गए तो फिर मतलब मुझे भी बुरा लगेगा, इन लोगों को भी बुरा लगेगा। और बाकी जैसे कम मार्क्स आते थे तब मैं हद से ज्यादा परेशान हो जाती थी। मतलब जैसे एक बार क्या हुआ था, मेरे 2-3 बार 695 रिपीट होने लग गए थे तब। ओके। पता नहीं तब, क्योंकि वो शुरू के पूरे मतलब सिलेबस वाले टेस्ट थे। तब मैं मम्मी पापा को बोलती थी कि ये मार्क्स कम आ रहे हैं, मैं क्या करूँ क्या करूँ। तो वो लोग हमेशा यही बोलते थे कि तू पढ़ रही है, तेरे को भी पता है, हमें भी पता है, तेरे टीचर सबको पता है, तो तू आराम से करती रहे, फाइनल में भी अच्छा ही होगा। ओके, तो मतलब पेरेंट्स का तो पूरा सपोर्ट रहा है। मैंने काफी इंटरव्यूज देखे हैं, आपके माँ बाबा, मम्मी पापा सभी बहुत खुश हैं। हाँ। तो आपने बताया कि अच्छा, आपने इस जो डिमोटिवेशन आपको फील होता था टेस्ट सीरीज के बाद, तो इसको आप कैसे ओवरकम किया? मतलब खुद पे कैसे काम किया? आपने क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिस करे या फिर इन पेपर्स को दोबारा सॉल्व किया? मैं जैसे टीचर्स को मतलब मैं टीचर से ज्यादा क्लोज थी, क्योंकि ओके। मतलब मेरे वहां पे नहीं थे। बट मैं टीचर से मतलब बिल्कुल अपने खुद के पेरेंट्स जैसे। तो हम्म। मैं सर को बताती थी, तो फिर सर उसमें मेरी काफी हेल्प कर देते थे। जैसे उस टॉपिक पे थोड़े क्वेश्चन ज्यादा दे देते थे, या फिर वो पूरा टॉपिक वगैरह पूछ लेते थे, तो इससे हेल्प हो गई मेरी। और बाकी ऐसे डिमोटिवेटेड हो जाती थी तब मैं अपनी बहन से या फिर अपने दोस्तों वगैरह से बात कर लेती थी। ओके, तो फ्रेंड्स की तरफ से आपका क्या सपोर्ट रहता था कि आपको वो किस तरीके से मोटिवेट करते थे, या फिर आपको बोलते थे कि चलो थोड़ा बाहर घूम लेते हैं, या फिर कैसे आपको मतलब ग्रुप स्टडी वगैरह? नहीं, वहां पे दोस्त इतने नहीं थे कोटा में, मेरे स्कूल वाले दोस्त थे लास्ट तक भी। ज्यादा मतलब मैं उनसे टच में थी। तो वो लोग मतलब सभी यही बोलते थे कि हाँ कर रहे हैं तो हो जाएगा आराम से, तो फिर। ठीक है, तो जितने भी एस्पिरेंट्स अभी प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे, क्या टिप्स देना चाहेंगे? क्योंकि आपको पता है कोटा के बारे में, आप इतने मतलब कोटा मतलब जहाँ पे सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स हैं जो तैयारी करते हैं, तो आपको पता है कि भाई जो स्टूडेंट्स तैयारी नहीं कर रहे हैं, वहाँ पे टाइम पास कर रहे हैं, उनके बारे में भी आपको सब कुछ पता है। और जितने टॉपर्स हैं जो जिस तरीके से वहाँ तैयारी कर रहे हैं, उनके बारे में भी आपको पता है। तो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए आप अपनी तरफ से क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या टिप्स देना चाहेंगे? बेसिकली हम मतलब एक जगह पे जाते हैं तो फिर हम अपना एक गोल लेके जाते हैं, तो फिर उस गोल को तुम मत भूलो कर। मतलब काफी लोग ऐसे देखते हैं, वो लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, फिर ऐसे क्लास वगैरह बंक करने लग जाते हैं। ये सब चीजें मतलब वहां पे ज्यादा होती हैं, हम्म। क्योंकि पेरेंट्स रहते हैं वहां पे, तो बच्चा अचानक से घर से बाहर निकलता है तो उसको अलग ही टाइप की फ्रीडम फील होती है खुद के अंदर। बिल्कुल। तो फिर अपना एक गोल बना के चलो, उस पर काम करो, तुम अपना 100% दो, रिजल्ट भी पक्का ही अच्छा आएगा। और हम एक और चीज भी देखते हैं कोटा में तो खासकर, जैसे वहां पे बच्चे सुसाइड वगैरह कर लेते हैं अगर मतलब रिजल्ट नहीं आता तो। हम्म। फिर एक और चीज भी है कि जैसे जेई नीट, अब तो एग्जाम्स काफी हाईलाइट हो गए हैं, मतलब सबको ये चाहिए कि उसका बिल्कुल। उसके बच्चे ने किया तो हमारा बच्चा भी करे। तो पेरेंट्स को भी ये बात समझनी चाहिए कि अगर आपका बच्चा काम कर रहा है तो ठीक है, करने दो उसको। से बार बार मार्क्स के लिए प्रेशराइज करेंगे तब फालतू में बच्चे का कॉन्फिडेंस डाउन होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। और दूसरी चीज बच्चों को भी समझनी चाहिए कि ये सब एग्जाम्स है, लाइफ का पार्ट है, पूरी लाइफ नहीं है कि तुम्हारा एक एग्जाम में नहीं हुआ तो फिर बस तुम्हारी लाइफ खत्म हो गई। ये सब अगर तुमने मेहनत करी है तो लाइफ तुम्हें और भी बहुत सारे चांसेस देगी कि तुम जहाँ पे खुद को प्रूव कर सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल, आपने यहाँ पे एक प्रेशर की बात करी, तो मैं पूछना चाहूंगा कि आपके जो इंस्टीट्यूट था उसकी तरफ से आप पे कोई प्रेशर था कि भाई आप अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे? जैसे आपने बताया कि भी 695 आपके मार्क्स आए, क्योंकि चाहते थे कि आपके 720 की जो कंसिस्टेंसी आपकी मेंटेन रहे। तो इंस्टीट्यूट इंस्टीट्यूट की तरफ से आपके ऊपर कोई प्रेशर था कि भाई आप ऐसे परफॉर्म करो, ऐसे पढ़ो?
नहीं सर, सर जैसे मतलब ऐसे मार्क्स ऐसे आ जाते थे तो सर मेरे को बोलते थे तू मतलब आके मेरे को बताया कर। फिर सर उसमें क्वेश्चंस वगैरह देते थे और सर भी यही बोलते थे कि अभी तो ये शुरू के टेस्ट है, लास्ट तक आते आते तेरा रिपीट होने लग जाएंगे 720, तो तू फालतू में ये सब चीजों की टेंशन मत ले और आराम से पढ़। ओके। तो जैसे मैंने सुना है, बाकी सबको भी पता है कि एलन में क्या होता है कि जब आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर लेते हैं तो आपको एक अलग कैटेगरी में रखा जाता है, कुछ स्पेशल बैच वगैरह बनाया जाता है। तो उसके बारे में आप कुछ बताएंगे कि आपको वहाँ पे किस तरीके से ट्रीट किया जाता है, कैसे आपको रखा जाता है? आई थिंक एलन खुद का हॉस्टल प्रोवाइड करता है उन बच्चों को। सर बैच तो उनके मतलब शुरू से भी अलग अलग होते हैं। जैसे अच्छा। मैं वाले बैच में थी जो मतलब सबसे अच्छा बैच था। हम्म। उसके बाद भी जैसे जो बच्चे नॉर्मल बैच में होते हैं उन उनमें जो जैसे टेस्ट में अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं तो फिर उनके लिए एसआरजी ग्रुप बनाते हैं, तो उसमें टेस्ट भी काफी ज्यादा लेते हैं वो लोग। हम्म। और थोड़ा बहुत मटेरियल भी एक्स्ट्रा प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। तो वहाँ पे आई थिंक हॉस्टल भी एलन की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है। हाँ हॉस्टल पहले रहती थी मैं फेब मार्च अप्रैल में, तब हम्म। था गर्ल्स हॉस्टल। जैसे फिर लड़कियां मतलब मोस्टली अपनी मम्मी के साथ ही जाती हैं, तो ओके। उन्होंने वो बंद कर दिया था। उसके बाद एक और जगह अरेंज कर रखा था, वो भी खुद का नहीं था उनका, बट उनका उनकी तरफ से ही था वो पूरा। चलो ठीक है। आप जैसे एग्जाम देने से पहले कुछ एक हफ्ते पहले, 2 हफ्ते पहले एंग्जाइटी हो जाती है कि एग्जाम होगा, पता नहीं कितना होगा, कैसे होएगा, क्या पेपर आएगा, तो उस एंग्जाइटी को आपने कैसे ओवरकम किया और कैसे मैनेज किया लास्ट टाइम पर? एनजाइटी मतलब मुझे नहीं हो रही थी। हम्म। पेपर के लास्ट दिन तक भी मम्मी थोड़ा डर रही थी, मैं नहीं डर रही थी। बट फिर क्या? जैसे मतलब पेपर होता है, जैसे आपने 2 साल पूरी पढ़ाई की है, 3 घंटे का पेपर ही डिसाइड कर देगा कि तुम कौन से कॉलेज में जाओगे। तो फिर रात को मुझे थोड़ी नींद नहीं आ रही थी। फिर मम्मी ने बोला कि आराम से सो जा, अच्छा ही होगा। फिर हम्म। पेपर से पहले भी डर नहीं लग रहा था, बट एग्जाम इस बार थोड़ा लेंथी आया था। हाँ हाँ। बायो तो गई थी, तो पेपर में भी एक बार थोड़ा डर सा लगा। फिर मैंने सोचा अभी डर जाऊंगी तो फिर ये जो आएगा वो सब भी गलत कर दूंगी। तो मैंने वो प्रेशर एंजाइटी स्ट्रेस सबको एक साइड में रख के अपना एग्जाम दिया, और फिर मेरा टाइम पे हो गया था कंप्लीट। ओके। तो काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके, आपकी पूरी जर्नी के बारे में जान के। आप कुछ टीचर्स के बारे में मेरे को बता सकते हैं एलन के? जैसे मोहित चौरसिया सर है, जैसे आपकी बायोलॉजी काफ़ी आपने बताया कि मेरे को प्रॉब्लम आती थी, तो उन सर के बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? तो मोहित चौरसिया सर तो एचओडी थे, तो फिर उनसे भी मेरी बात होती थी। जैसे कोई भी किसी भी बायो में किसी भी सब्जेक्ट में मतलब किसी भी चैप्टर वगैरह में दिक्कत होती थी तो मैं सर को बोलती थी, तो सर टीचर प्रोवाइड करवा देते थे जब भी मतलब मुझे नीड होती थी। ओके। तो तनिष्का, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आप आगे बहुत ग्रो करें। आपके आगे के क्या प्लान्स हैं आपके? तो अभी मैंने डिसाइड तो नहीं किया पूरा, मतलब अभी मुझे एमबीबीएस तो एम्स से करना है, उसके बाद मुझे एमएस करना है। न्यूरो में करूंगी या फिर कार्डियो या फिर ओंको या फिर कोई भी और चीज जो मेरे को ज्यादा अच्छी लगेगी एमबीबीएस ओके, करने अभी में। तो काफ़ी टाइम है, आप क्या पता चीज़ों को और बदले, आपको नई नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आई होप कि सभी बहुत अच्छे से खुश हैं। नारनौल में तो पूरा ये छाया हुआ है कि हमारी यहाँ की लड़की ने टॉप किया है, तो नारनौल भी बहुत फेमस हो गया। सब पूछते हैं कि हाँ तनिष्का, अरे नारनौल से, मतलब हाँ भाई नारनौल से। तो हमें भी बहुत अच्छा लगता है कि नारनौल से आप लोग हैं। तो आई होप जितने भी व्यूवर्स हैं उनको इस सेशन से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है, जैसे कि हम लोग पर्सनल मेंटरशिप प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट्स को, जो भी जेई के लिए, नीट के लिए, जैम के लिए, ड्यू वगैरह के लिए प्रिपेयर करता है। तो इस पर्सनल मेंटरशिप के बारे में आपके क्या मतलब आपके रिव्यूज क्या हैं, व्यूज क्या हैं आपके, कि आप क्या सोचते हो पर्सनल मेंटरशिप हेल्पफुल है स्टूडेंट्स के लिए? मतलब आपके जैसे टॉपर्स ही होते हैं जो स्टूडेंट्स को पर्सनली गाइड करते हैं। सर पर्सनल मेंटरशिप मतलब मेरे तो टीचर्स ही थे वहां पे। मतलब वो जैसे आप किसी को क्लोजली ऑब्जर्व कर रहे होते हो तो आप उसको बता सकते हो कि आपकी कमी क्या है, आपका मतलब जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो क्या है, तो फिर उस पे काम हो सकता है, तो स्कोर वगैरह रैंक सब इम्प्रूव हो सकता है उस चीज से। ओके। चलो ठीक है। ठीक है तनिष्का, फिर मिलते हैं। ओके बाय।